बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम सेल मेम्ब्रेन पर एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यूज है कि सेल मेम्ब्रेन के लिए जितने मॉडल्स प्रेजेंट हुए थे उसमें एक मॉडल था लिपिड बाइलेयर मॉडल। ये डेवसन एंड डेनियल ने प्रेजेंट किया था, इंट्रोड्यूस कराया था और ये 1935 में हुआ था। इसी तरह जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसका भी आप याद रखें कि 1970 में तकरीबन वो हुआ था इंट्रोड्यूस, और सिंगलर निकोलसन ने किया था। अच्छा, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल, ये तीनों हमारे पास कौन से टाइप ऑफ लिपिड है? तो ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है कि ठीक है, ये एक सेल मेम्ब्रेन है या जो कोई भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसमें जो लिपिड बाइलेयर होता है, लिपिड हमारे पास इसी तरह टू लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। ये एक लेयर है, ये दूसरा, और इसी तरह ये सारा जो है ये प्रेजेंट होता है थ्रू आउट द मेम्ब्रेन। तो इसमें ये जो लिपिड है इनके टू एंड्स होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास ये हाइड्रोफिलिक एंड होता है और ये हमारे पास हाइड्रोफोबिक। तो जिन लिपिड मॉलिक्यूल में ये दो पार्ट्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, उनको हम एम्फीपैथिक लिपिड्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एनिमल सेल हैव थिक कोटिंग मेनली कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेकेराइड इज नोन एज द ग्लाइकोकैलिक्स। हम उनको ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैव थिकनेस ऑफ डैश नैनोमीटर, तो ये 5 to 8 नैनोमीटर है। ये सिंपल सा एमसीक्यूज है, रिपीट होता है। द कोर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज डैश। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसमें हमारे पास इसी तरह लिपिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोफोबिक एंड्स जो है वो एक दूसरे को फेस करते हैं, और हाइड्रोफिलिक जो साइड्स है वो आउटर साइड्स की तरफ होते हैं। ठीक है, आउटर टुवर्ड आउट। अच्छा, तो ये जो सेंटर है, ये कोर जो है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का ये सारा कोर, इसी तरह आप चले जाएं तो ये एक लिपिड मॉलिक्यूल हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक है, और इनके टू पार्ट्स हैं जैसे कि मैंने आपको बता दी। ये हमारे पास हाइड्रोफिलिक है और ये हाइड्रोफोबिक है। इसी तरह ये हाइड्रोफोबिक है और ये हाइड्रोफिलिक है। तो जो सेंटर में हमारे पास रीजन है ये क्या है? ठीक है, ये हमारे पास है हाइड्रोफोबिक। द रीजन फेसिंग आउटवर्ड इन द सेल मेम्ब्रेन। अब जो आउटवर्ड की तरफ ये जो रीजन है, ठीक है, ये वाला भी और इसी तरह ये वाला भी, ये रीजन हमारे पास क्या है? तो ये हाइड्रोफिलिक है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक। द प्रोटीन विच एक्ट एज अ कैरियर, ये हमारे पास एक मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स हमारे पास एज अ कैरियर एक्ट करते हैं, यानी ये थ्रू आउट द मेम्ब्रेन हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास एक तो इंट्रिंसिक है, दूसरा हमारे पास ट्रांस मेम्ब्रेन है। तो इनको हम बोथ ए एंड सी, ऑप्शन यहाँ करेक्ट है कि ये इंट्रिंसिक भी है और ट्रांस प्रोटीन्स भी है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। और दूसरी बात कि विच कैन बी इजीली सेपरेटेड फ्रॉम मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन में एक तो ये हो गए इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक हमारे पास है होते हैं इसमें एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इसी तरह के होते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये हमारे पास एज अ रिसेप्टर या हमारे पास सेकंड मैसेंजर, ये दोनों एक्ट करते हैं, और ये हमारे पास पूरे मेम्ब्रेन को ये क्रॉस नहीं करते, तो ये हमारे पास इजीली वो सेपरेट हो सकते हैं। तो इसलिए जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स है ये इजीली सेपरेट हो सकते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन से। द सेल मेम्ब्रेन इज डैश टू वाटर, ये तो नॉन परमिएबल है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बता दिया कि ये जो सेंटर है ये हमारे पास हाइड्रोफोबिक है, तो वाटर को ये पास नहीं करता। ठीक है, तो नॉन परमिएबल। द परमेबिलिटी कोएफिशिएंट इज एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, पैसिव डिफ्यूजन नॉट नीड्स, पैसिव डिफ्यूजन के लिए ज़रूरत नहीं है कौन किसकी, कंसंट्रेशन की तो ज़रूरत है। अगर कंसंट्रेशन ना हो तो फिर वो डिफ्यूजन नहीं होती। कैरियर की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। और एनर्जी की भी ज़रूरत नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम पैसिव। अच्छा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी एनर्जी उसके लिए रिक्वायर नहीं है, लेकिन उसके लिए जो है कैरियर वो रिक्वायर है। ठीक है,
विच वन नीड्स मेटाबॉलिक एनर्जी, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास एनर्जी रिक्वायर होती है। पोटाशियम इज हाई डैश द सेल्स, तो इसको आप इस तरह याद रखें कि ये हमारे पास ये जो नो किया वर्ड है ना, NO के, ठीक है, आई ए, तो इस ए को इग्नोर करें, ठीक है। और जो एन एन मीन सोडियम, ओ मीन आउटसाइड, तो सोडियम आउटसाइड ये हाई होता है, ठीक है। पोटाशियम, के मीन पोटाशियम और आई मीन इनसाइड, तो पोटाशियम हमारे पास इनसाइड द सेल ये हाई होता है और सोडियम आउटसाइड, तो सोडियम इज डैश द सेल, आउटसाइड द सेल ये हाई होता है, ठीक है। अच्छा, सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप, जो सेल मेम्ब्रेन में किसी भी मेम्ब्रेन में हमारे पास जो एक पंप होता है, बहुत सारे होते हैं लेकिन एक टाइप है जिसको हम कहते हैं सोडियम पोटाशियम एटीपेज। यानी ये सोडियम जो है ये आउटसाइड ऑफ द सेल प्रेजेंट है और पोटाशियम इनसाइड द सेल, तो ये एटीपी के यूटिलाइजेशन के थ्रू सोडियम को बाहर भेजता है और पोटाशियम को इनसाइड, तो ये पंप हो गया सोडियम पोटाशियम एटीपेज। ये क्या करता है, 3 सोडियम्स को ये बाहर भेजता है और 2 पोटाशियम को ये इनसाइड, तो ये हो गया 3 सोडियम एंड 2 पोटाशियम, ये हमारे पास पंप करता है। इनहिबिटर ऑफ सोडियम पोटाशियम एटीपेज, इस पंप को, सारे पंप को इनहिबिट करता है कौन, ये हमारे पास वाबेने का केमिकल है, ठीक है। सोडियम को ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अच्छा मैंने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाली वीडियोस है जो एमाइनो एसिड्स की और ग्लूकोज की, उसमें मैंने बताया है कि ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है। अब इस सेल में मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको जो सिम पोर्ट है, मतलब कि एक डायरेक्शन में हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स को वो पुश करता है या कैरी करता है। यहाँ पर ब्लू से मैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स कुछ बनाता हूँ, ठीक है, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हो गए और ये हमारे पास ऑरेंज से हो गए एमाइनो एसिड्स, ठीक है। और यहाँ पर स्काई ब्लू से मैं बनाता हूँ ये सोडियम हो गए, ठीक है। तो अब सोडियम हमें पता है कि आउटसाइड द सेल बहुत ज्यादा है, तो ये जो ग्लूकोज आते हैं इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में और फिर टिश्यू में, ठीक है, तो ये सेल में किस तरह जाएंगे, तो ये जो सोडियम है ये इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये भी अंदर जाता है और अपने साथ जो है ग्लूकोज को भी अंदर ले जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सोडियम कोर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये हमारे पास ग्लूकोज और इसी तरह जो है अमाइनो एसिड्स को भी बिल्कुल इसी तरीके से ये पुश करता है अपने साथ। तो ये जो सोडियम को ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये हमारे पास अमाइनो एसिड और ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। म्यूटेशन इन, अच्छा जो रिसेप्टर्स होते हैं मेम्ब्रेन पर, तो उसमें हमारे पास LDL रिसेप्टर एक टाइप है, तो उनके जीन में जब म्यूटेशन होती है तो हमारे पास फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया, ये 3 डिजीज आप याद रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक हो गई ये, दूसरी CFTR जीन में जब म्यूटेशन होती है तो हमारे पास विल्सन डिजीज काज होता है, और जब हमारे पास कॉपर डिपेंडेंट जीन में वो म्यूटेशन होती है तो फिर हमारे पास क्या होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है, ठीक है। अच्छा ये हो गया, सॉरी ये इधर में मैंने मिस्टेक की है कि जहाँ जो कॉपर डिपेंडेंट जीन है ये विल्सन डिजीज काज करता है, और जो हमारे पास CFTR जीन है, CFTR जीन हमारे पास सिस्टिक फाइब्रोसिस, यहाँ पर भी C आता ही है और यहाँ पर भी देखिए कि CF लिखा है, यहाँ पर CFTR, तो CF मीन के सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये इसी तरह आप इसको याद रख सकते हैं। और जब कॉपर डिपेंडेंट जीन में आता है म्यूटेशन तो फिर विल्सन डिजीज काज होती है।
अच्छा, कौन से डिजीज, एक डिजीज है विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स, तो उसमें कौन से आयन की रेब्जॉर्प्शन वो डिक्रीज हो जाती है, तो फॉस्फेट आयन, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू पैरामेडिक्स इनसाइट्स।